नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और दाऊद इब्राहिम, तीनों की बात होगी। और शुरुआत इस इस बात के साथ चिराग कि गोल्डी बराड़ की लोकेशन कहाँ है उस पर तो हम आएंगे, वो ट्रैक क्यों नहीं हो पा रही है। लेकिन क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ ये अपने नेटवर्क को ठीक वैसे ही फैला रहे हैं, वैसे ही मूव कर रहे हैं जैसे 90 के दशक में हमने दाऊद इब्राहिम को देखा था? ये बात क्यों कही जा रही है अब? देखिए, एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें साफ साफ ये लिखा है कि जिस तरह से इमर्ज हुआ था दाऊद, जिसमें पहले वो छोटा गैंग चलाता था, फिर धीरे धीरे उसने पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से कांटेक्ट किया, फिर वो मुंबई ब्लास्ट में उसका रोल सामने आया और धीरे धीरे उसने अपना जो नेक्सस है वो फैलाता चला गया। यानी एक्सटॉर्शन का बिजनेस, रंगदारी का बिजनेस, हवाला, उसके बाद ड्रग्स का, और उसके बाद बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जो एंटी नेशनल ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उसको देखा कि भाई इसमें टैलेंट है, इसको दूसरे सेंस में अगर देखा जाए तो, और उसको खींच लिया अपनी तरफ। ठीक ऐसा ही लॉरेंस के बारे में बताया। लेकिन सवाल ये उठता है अनूप, ये जितने दावे किए जा रहे हैं, अब इसमें कितने प्रूफ्स हैं एजेंसी के पास? गोल्डी बरार का एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें वो कह रहा है कि ये तो जो मर्जी चाहे एजेंसी बना दे। सच्चाई ये है कि वो, उसका तो कोई रोल ही नहीं है उसका। हाँ, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर में वो कहता है ज़रूर है, और वो कहता है ये पर्सनल एनिमिटी का खेल है। जहाँ तक बात है एंटी नेशनल, उसका कहना है मैं बब्बर खालसा से जुड़ा नहीं हूँ, और ये इस तरह की बातें सरकार करती है। अगर सवाल ये उठता है कि अगर एजेंसी या एनआईए, इतनी जिसको सबसे बड़ी एजेंसी कहा जाता है, वो इस तरह के एलिगेशंस लगा रही है, तो प्रूफ भी करना पड़ेगा उसको अदालत में जाकर। अभी हमने देखा कि उसने ये भी एलिगेशन लगाया एनआईए की जो चार्जशीट कहती है कि एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान करीब करीब कई लाखों रुपए लॉरेंस ने हवाला के जरिए कई क्रिमिनल्स को भेजे, जिसमें काला जिठेड़ी को भेजे, वीरेंद्र काला को भेजे, इसके अलावा मनीष भंडारी है जो कि थाईलैंड में है, उसको भेजे, उसको कई बार भेजे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो ट्रांजैक्शन भेजी, इसका सबूत क्या है? वो सबसे अहम चीज़ है। लेकिन दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई में कोई खास दिलचस्पी क्यों नहीं लेती? देखिए, क्योंकि दिल्ली में इतने ज़्यादा मामले हैं नहीं। स्पेशल सेल की अगर मैं आपको बताऊं, करीब 1 साल पहले स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में उसको जो है वो, उसके जब शूटर्स पकड़े थे, कुछ शूटर्स, तब उसका नाम सामने आया था। बीच में क्राइम ब्रांच ने उसको ज़रूर अरेस्ट किया था पिछले कुछ समय पहले, क्योंकि दिल्ली में जहाँ तक मुझे आइडिया है 2 या 3 ही मामले हैं जिसमें उसने थ्रेट किया बिजनेसमैन को, और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खासकर जो सारे मामले हैं, करीब करीब एनआईए ने 80 से ज़्यादा मामलों का जिक्र किया है। ऑन रिकॉर्ड जो एफआईआर दर्ज है वो या तो पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, इन तमाम जगहों पर है। लेकिन जो एनआईए की चार्जशीट कहती है कि लॉरेंस ने काला जठेड़ी, वीरेंद्र काला, इसके अलावा तमाम ऐसे क्रिमिनल्स हैं छोटे छोटे जिनसे गठजोड़ कर लिया है, और वो गठजोड़ अब इतना बड़ा हो गया है कि उसने पूरा नेटवर्क बहुत नेटवर्क फैल है। गया उसका, और अब वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, और जो बैक करता है वो बब्बर खालसा करता है, और आईएसआई कर रही है बैक। ये तमाम आरोप तो लगाए हैं। लेकिन ऐसे ही तो चिराग, जब 90s में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से पहले की अगर मैं बात करूं, तो दाऊद इब्राहिम ने भी तो अपना नेटवर्क ऐसे ही खड़ा किया था धीरे धीरे। उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद से फिर अब उसको हिंदुस्तान की पुलिस तलाश रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। बात आपकी सही है, लेकिन सवाल ये है ना कि ये आप केसेस तो किसी के ऊपर दर्ज कर लें, कई बार एविडेंस भी नहीं मिलते, कई बार बहुत मुश्किल होता है एविडेंस ढूंढना, और कई बार ये भी होता है कि केसेस जो है वो कोर्ट में जाकर धराशायी हो जाते हैं। हमने भी इस केस में भी देखा, 80 से ज़्यादा मुकदमे आपने दर्ज कर लिए, ठीक है, आप सबूत दे दीजिए, आप अच्छी बात है, कोर्ट में उसको जल्दी से जल्दी सज़ा सुनवाइए, ट्रायल कीजिए जल्दी से जल्दी, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती, और उसी का ये फ़ायदा जो है ये आरोपी उठाते हैं। लॉरेंस क्योंकि बिश्नोई वो ने तो तो जेल खुद में, भी लॉरेंस ने तो खुद भी कई बार कहा है कि मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। कई बार कुछ मुकदमों में ऐसा देखा भी गया है। देखिए, कन्विक्शन अगर नहीं होगी, किसी केस में एक्विटल होगा, तो या तो इन्वेस्टिगेशन बहुत बेकार हुई, या फिर सबूत नहीं थे। अब सबूत नहीं थे तो मुकदमे क्यों दर्ज कर लिए? सवाल ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन, जहाँ तक मैं अगर दिल्ली पुलिस की बात करूँ, लॉरेंस को लेकर कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है उनका। उनका कंसर्न, क्योंकि अब स्पेशल सेल है तो बहुत सारे केसेस और उनको डील करने पड़ते हैं, तो लॉरेंस एक केस है, मीडिया के लिए बेशक हाइप है, लेकिन उनके लिए इतना हाइप नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक गोल्डी के साथ भी यही केस है कि गोल्डी बेशक मीडिया के लिए हाइप्ड है कि वो दूसरे केसेस में इन्वॉल्व है, दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है। हालांकि क्राइम ब्रांच ने पीछे लॉरेंस को अरेस्ट भी किया किसी केस में। मैंने जैसे बताया 2 या 3 केसेस ज़रूर हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट आई है, बाकी डायरेक्ट कोई और बहुत सारे केसेस नहीं है। तीसरी बात, प्रायोरिटी की जहाँ तक बात है कि भाई कुछ चीज़ें जो गोल्डी बरार भी उसने इंटरव्यू में कहा, कुछ और लोगों ने भी कहा, उनका कहना है कि ये मीडिया हाइप ज़्यादा किया जाता है हमारे बारे में। हमें तो समझ ही नहीं आता कि हमें इतना बड़ा क्रिमिनल क्यों बना दिया गया, जबकि हम है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि कई सारे लिंक्स तो मिले हैं ड्रग्स का। अगर देखें तो गुजरात में ड्रग्स जब मिला था इतना ह्यूज क्वांटिटी में, तो भी लॉरेंस का नाम सामने आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हवा हवा ही हो रहा है, लेकिन इतना भी तय है कि
बहुत कुछ हवा हवाई हो रहा है। लेकिन चूंकि गोल्डी बराड़ अभी हनी सिंह को धमकी भी दी, गोल्डी बराड़ कहाँ है? क्या इसका कोई मुकम्मल जवाब किसी के पास है क्या? तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं उसके पीछे। अगर होता तो ले आती एजेंसी और कम्युनिकेट करती। कोई कहता है यूएसए में, कोई कहता है कनाडा में है। हालांकि उसका एक इंटरव्यू तो सामने आया जिसमें वो कह रहा है कि वो कनाडा में था कभी, लेकिन अपनी लोकेशन वो अभी क्लियर नहीं कर रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एजेंसीज के पास, ऐसा तो नहीं है उसका नंबर नहीं है या बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं ला पा रही उसको, तो अब या तो कोई पर्टिकुलर मंशा है नहीं लाने के पीछे, या कोई और टारगेट है नहीं लाने के पीछे, या फिर शायद इच्छा शक्ति की कमी है, मैं तो साफ साफ कहूँगा। लेकिन ये भी एक चीज़ हो सकती है अनूप इन सब के साथ कि ये मीडिया हाइप्ड केसेस हैं, यानी कि वो होम मिनिस्ट्री की नज़र में, स्पेशल सेल की नज़र में, या दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की नज़र में, या किसी और स्टेट की पुलिस की नज़र में इतना बड़ा अपराधी नहीं है वो। लेकिन हो सकता है मीडिया की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराधी, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उसको पकड़ क्यों नहीं रही, और वो अपने एक नॉर्मल रूटीन कोर्स में। अब समस्या चिराग वो दो शख्स नहीं है ना, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, गोल्डी बराड़, या कोई तीसरा भी हो सकता है। अब समस्या तो यहाँ के पुलिस के लिए, एजेंसियों के लिए, जो यहाँ उन्होंने नेटवर्क बना लिया है अपना, जो यहाँ उनका नेटवर्क काम कर रहा है और जो बहुत गहरे तक फैला हुआ है, ये समस्या है कि इसकी तोड़ है प्रशासन के पास, इसका कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है। देखिए, आरोपियों को नाम पता है, कुछ फरार हैं, कुछ विदेशों में, जैसे सचिन थापा, इसके अलावा बिश्नोई जो लॉरेंस का भांजा है, कई नाम तो हैं, लेकिन अनमोल बिश्नोई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वही है कि अब पहुँच तो पाई नहीं है पुलिस वहाँ तक, अब गिमिक भी क्रिएट किया जाता है, जैसे बार बार मैं बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक है, आपने बोला कि जड़ें, अब सवाल ये है ना कि ये अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में क्राइम करें, एक मतलब एक पूरी एक ऐसी दहशत फैल जाए पूरे इलाके में कि भाई 20 केसेस हुए एक महीने में, जिनमें से 18 में लॉरेंस का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब एक कंसर्न है कि भाई ये तो एक इसने एक पैरेलल वो खड़ा कर लिया क्राइम सिंडिकेट, जो कि प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। ओवरऑल देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन लगती नहीं है, क्योंकि कई केसेस ऐसे हैं जो इनिशियली ऐसा लगते हैं कि वो आगे जाके प्रूव नहीं होने वाले इसके खिलाफ, यानी कि फर्जी मुकदमे हैं वो, लेकिन कई मुकदमों में दम है। इनका एक आखिरी सवाल, इनका कहाँ कहाँ नेटवर्क फैला, क्या कोई जानकारी भी मिल पाती है कि इस क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं? मान लीजिए जैसे रंगदारी वसूलने का हुआ, या किसी को धमकी देकर पैसे उगाही करने की बात हुई, या जो हत्या के कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, इस तरह कहाँ कहाँ नेटवर्क फैला है, कितने राज्यों में हम इसको समझ पाए? एनआईए की चार्जशीट की माने तो अब उनका कहना है कि ये 14-15 ऐसे अपराधी हैं जो मिल गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि मिल गए हैं तो क्या सबूत है मिल गए हैं? अभी तो बोलने में तो कुछ भी बोल दे एनआईए। वो कहते हैं कि पहले जो लॉरेंस पंजाब से शुरू हुआ था, अब वो पंजाब के अलावा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इसके अलावा और आगे बेल्ट तक पहुंच गया है, फरीदाबाद, गुड़गांव, तमाम जगहों पर केसेस हो रहे हैं। कुछ हम देखते भी हैं, उनके गुर्गे पकड़े जाते हैं। अब सवाल एक्चुअल में क्या उनके लिए काम कर रहे थे, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया कि अब वो तो जेल में है, वो तो कहता है मैं तो जेल में हूँ। तो सवाल ये उठता है ना कि ये बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ऑन ग्राउंड कितने एविडेंसेस सामने आते हैं, वो सबसे अहम चीज़ है। ठीक है, और ये एक समस्या भी है। समस्या है जो गुनाह हुए हैं उन्हें प्रूफ करने की। ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी एजेंसियों की है। कई बातें तो कही जाती हैं, लेकिन उन बातों को अंततोगत्वा आपको कोर्ट में प्रूफ करना होता है। चीज़ें जब प्रूफ होंगी तभी वो धरातल पर आएंगी, तभी जिन पर आरोप लग रहे हैं वो जब कानून के कटघरे में खड़े होंगे तो जेल की सलाखों के पीछे तक जाएंगे। और जब तक ये नहीं होता तब तक ये सारे सवाल बदस्तूर खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।